नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 157 एवं 158। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? नीरज अपने मोबाइल पर से नजर उठाकर नकुल को बोलता है। सर, बीच सड़क पर भीड़ लगी हुई है। नीरज भी खिड़की से चेहरा निकाल कर सामने देखता है तो भीड़ लगी पड़ी थी। जाओ, भीड़ को हटाओ। नकुल गाड़ी से निकलकर बाहर चला जाता है, लेकिन वो वापस नहीं आता है। ये नकुल भी ना किसी काम का नहीं है। नीरज भी अपने गाड़ी से निकलते हुए भीड़ की तरफ चला जाता है। धीरे धीरे भीड़ को चीरते हुए अंदर चला जाता है। गेरुआ रंग की साड़ी पहनी हुई एक औरत जोर जोर से चीख रही थी। सड़क पर खून का ढेर लगा हुआ था। नीरज आगे बढ़ता हुआ उस औरत के सामने चला जाता है। सामने आराधना जी की हालत देखकर उसके हाथों से फ़ोन गिर जाता है। नज़र नीची करके देखता है तो अरविंद जी बीच सड़क पर लेटे हुए थे। उनके सर से खून की धारा बह रही थी। उसके पैरों में जान खत्म हो जाती है और वो झटके के साथ नीचे बैठ जाता है। अरविंद जी का चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाता है तो आराधना जी झटक देती है। खबरदार, जो मेरे पति को हाथ लगाया तो मार दिया ना। मिल गई ना तुम्हें खुशी, अब रहो सुकून से। लेकिन सुकून नसीब नहीं होगी। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा नीरज, लेकिन आज जैसे मैं तड़प चाहकर भी आराधना जी आगे के शब्द नहीं बोल रही थी। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने नहीं किया तो किसने किया है? नीरज पलटकर देखता है तो पीछे वसुंधरा जी खड़ी थी। मम्मा, मत पुकारो अपने माँ से मुझे माँ। तुम जैसे बेटे से अच्छा है कि मैं बे औलाद मरती। तुम होते कौन हो इन्हें सजा देने वाले? अपने पिता के हत्यारा हो तुम। नहीं नहीं मम्मा, मैंने नहीं मारा है। तुमने ही मारा है। तुमने ही इनका खून किया है। नहीं नहीं मम्मा, मैंने नहीं मारा है। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो उन्हें? डैड है ये मेरे। डैड। नीरज चीख पड़ता है। उसकी चीख के साथ नींद खुल जाती है। पसीने से पूरा लथपथ भीग चुका था। गला सूख रहा था। पानी पीने के लिए बगल में हाथ टटोलता है तो हाथ हवा में ही रह जाते हैं, क्योंकि इस वक्त वो बालकनी में ही सो रहा था। धानी जिस दिन से कमरे से गई थी वो कमरे में भी नहीं गया था। यहीं पर सोचते सोचते रात गुजर जाती थी। जाने किस पर उसकी आंखें लग गई थी और ऐसा भयानक सपना देख लिया था। उठकर अंदर से पानी लेकर आता है। पानी पीते हुए बाहर की तरफ आता है तो हल्का हल्का उजाला हो रहा था। सुबह का समय हो रहा था। नीरज अंदर जाकर नहाकर कपड़े बदल कर नीचे उतरता है तो धानी मंदिर में बैठी हुई थी। इतनी सुबह सुबह उसे पूजा करते हुए देखकर उसके कदम रुक जाते हैं, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए चुपचाप बाहर निकल जाता है। भाभी, आज आप इतनी जल्दी पूजा क्यों कर रही है? थोड़ी देर बाद शरद भी नीचे उतरता है। पता नहीं भैया, आज हमारा मन बहुत विचलित हो रहा है। यहाँ आसपास में कोई मंदिर है क्या? हमारा मन बहुत घबरा रहा है। हाँ चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं भैया, आप मम्मी जी पापा जी को ढूंढने जाइए। हम ड्राइवर भैया के साथ चले जाते हैं। ठीक है, जाना तो मुझे है। आप आराम से जाइएगा। आज मैं भी जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने के लिए। पहले उन्हें बाहर ढूंढ लूँगा, फिर पुलिस स्टेशन जाऊँगा। ठीक है, कुछ बना है तो दे दीजिए, नाश्ता कर लूँगा। हम अभी बना देते हैं। नहीं, फिर रहने दीजिए, वैसे भी भूख नहीं है। अभी सुबह के 6 ही बज रहे हैं। भूख लगेगा तो मैं बाहर का कुछ खा लूँगा। जी। शरद बाहर निकल जाता है। धानी कान्हा जी की आरती करके अपना पर्स लेकर बाहर जाने लग जाती है। कहाँ जा रही हो? जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। हम मंदिर जा रहे हैं, रसोई नहीं जा सकते हैं। मुझे चाय बना कर दो, उसके बाद जहाँ जाना है जाओ। भावना जी आराम से सोफे पर बैठते हुए बोलती हैं।
क्यों? आपके हाथ नहीं है? खुद बनाकर पी लीजिए। धानी की बात सुनकर भावना जी का मुंह बन जाता है। तुम तुम मुझे जवाब दे रही हो? हाँ, अब हटिए सामने से। बहुत उड़ रही हो ना? इस घर से बाहर निकाल कर फेंकूंगी। कैसे? जैसे मम्मी जी पापा जी को फेंका है? हाँ, तुम्हें पता तो है मैंने ही उन दोनों को फेंका है, और तुम्हें भी निकाल कर फेंकूंगी। आज तक आप निकाल कर फेंक पाई मुझे? धानी, बस कीजिए छोटी माँ। हमारी कोई कमजोरी नहीं है जिसे इस्तेमाल करके आप इनको मेरे खिलाफ भड़काएंगी। बहुत षड्यंत्र रच लिया आपने। हर इंसान के पापों का घड़ा भरता है, और आपका भी भर चुका है। तैयार रहिएगा सजा भुगतने के लिए, क्योंकि ठाकुर जी की लाठी में हर किसी को पड़ती है। अच्छा, तुम्हें क्यों लाठी पड़ा था? तुमने क्या पाप किया था? तुम्हारा पति क्यों मर गया था? और तुम क्यों विधवा बन गई थी? ठाकुर जी के तो बहुत बड़ी पुजारन हो। वो मरे नहीं थे, शहीद हुए थे। समझिए आप। अब हटिए। धानी भावना जी को साइड करते हुए बाहर निकल जाती है। बहुत जुबान चल लेंगी इस लड़की का। इसका भी कुछ करना होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब ये मुझे घर से बाहर कर देगी और नीरज को अपने बस में कर लेगी। भावना जी को अब धानी को देखकर भी चिंता सताने लगी थी। धानी के ऊपर लाखों अत्याचार हुए थे, लेकिन उसने कभी एक शब्द नहीं निकाला था। लेकिन कहते हैं ना, जब बात अपनों पर आती है तो हर बेटी दुर्गा बन जाती है। धानी ने दिल से अरविंद जी को और आराधना जी को माँ बाप माना था, और कोई उसके माँ बाप को तकलीफ दे वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है, चाहे वो तकलीफ देने वाला उसका पति ही क्यों ना हो। वो कैसे किसी को माफ़ कर सकती है? क्या हो गया? आप आके खोलिए ना। सुनिए ना जी। देखिए देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हमें इस तरह से बीच भवन में छोड़कर नहीं जा सकते हैं। आपने हमसे वादा किया था ना, दुख हो या सुख हम साथ में झेलेंगे। आप इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं? आंखें खोलिए ना। आराधना जी रोते हुए अरविंद जी को उठा रही थी, लेकिन अरविंद जी का चेहरा गद्दे पर से लुढ़क जाता है। नहीं। आराधना जी बाहर की तरफ भागती है। पंडित जी, पंडित जी, हमारे पति को कुछ हो गया है। वो अपनी आंखें नहीं खोल रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, नींद से जाग नहीं रहे हैं। पंडित जी, आप चलिए ना, देखिए ना उन्हें। हाँ हाँ बहन जी, आइए देखिए क्या हुआ है। मंदिर के प्रांगण में जो भी लोग खड़े थे सब आराधना जी के पीछे भागते हैं। अरविंद जी को देखकर पंडित जी भी हैरान हो जाते हैं। लगता है बहन जी अब ये नहीं रहे, सांस रुक चुकी है। पंडित जी की बात सुनकर आराधना जी का शरीर सुन्न पड़ जाता है। रुकिए, मैं देखता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। एक लड़का नीचे बैठकर अरविंद जी की कलाई पकड़ता है, जहाँ धीमी धीमी नसें चल रही थी। अभी ये जिंदा है, इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलना होगा। ये जिंदा है, इनकी सांसें चल रही है। आराधना जी के जान में जान आती है। हाँ आंटी, लेकिन कभी भी रुक सकती है। इन्हें शायद माइनर अटैक आया है। चलिए इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। मैं एम्बुलेंस को बुला देता हूँ। हाँ बेटा, ले चलो। आंटी, एम्बुलेंस को बुक करने के लिए 5,000 चाहिए। उस लड़के की बात सुनकर आराधना जी स्तब्ध हो जाती है। 5,000 रुपया? वो तो मेरे पास नहीं है। मतलब आपके पास पैसे नहीं है? तो इनका इलाज कैसे होगा? इन्हें ले जाते ही आईसीयू में शिफ्ट करना होगा, जिसका एक दिन का कॉस्ट 1 लाख का है। और फिर जो उनका इलाज का खर्चा होगा, शायद ऑपरेट भी करना पड़े। वो लड़का अरविंद जी की हालत देखकर आनंद जी को सारी बातें बताता है। इतना इतना सारा पैसा हम कहाँ से लाएंगे? बेटा ले चलो ना इन्हें, इलाज कर दो, हम बाद में सारा पैसा दे देंगे। सॉरी आंटी, लेकिन हॉस्पिटल मेरा नहीं है। मैं तो वहाँ का डॉक्टर हूँ, बस लोगों का इलाज करता हूँ। पैसा तो हॉस्पिटल को भरना होता है।
बिना पैसे वो लोग अस्पताल में नहीं जाने देंगे। अरे लेकिन किसी को मरते हुए इंसान को वो लोग हॉस्पिटल में नहीं लेंगे। नहीं आंटी, वो लोग पैसा पहले जमा करवाते हैं। रुकिए, मैं एम्बुलेंस बुक कर देता हूँ। इतना तो मैं कर देता हूँ, आप इन्हें लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर जाइए। सरकारी अस्पताल? वहाँ पर इनका इलाज ढंग से होगा? अब जो होगा आंटी वहीं पर होगा, क्योंकि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बिना पैसे का इलाज नहीं करेगा। पंडित जी आप कुछ मदद कर देते। देखिए बहन जी, 1000-2000 का सवाल होता तो हम कर देते हैं, लेकिन ये लाखों रुपए, इतने पैसे हम कहाँ से लेकर आएंगे? हम तो मामूली सा एक पुजारी हैं। पंडित, मंदिर का चढ़ावा मंदिर के फंड में जाते हैं, हम मालिक नहीं होते हैं यहाँ के। पंडित जी अपनी मजबूरी बताते हैं। आप सब लोग थोड़ी थोड़ी मदद कीजिए ना। आराधना जी सबकी तरफ देखते हुए बोलती है, प्लीज़ थोड़ी थोड़ी मदद करके इनका इलाज करवा दीजिए ना। वहाँ पर 20-30 लोग खड़े थे। बहन जी, हम लोग 500-1000 ही दे पाएंगे, उससे ज़्यादा ना हमारी हैसियत है ना ही हम दे सकते हैं। और इनके इलाजों में लाखों लगेंगे। इन्हें सरकारी अस्पताल ही ले जाइए। अगर आयु होगी तो अच्छा इलाज होगा और बच जाएंगे, नहीं तो भगवान ही जाने। आप आप लोग कैसी बातें कर रहे? इन्हें कुछ नहीं होगा, समझे आप लोग, इन्हें कुछ नहीं होगा। आंटी एम्बुलेंस 5 मिनट में आ जाएगी। ये लीजिए कुछ पैसे, आपके काम आएंगे। उस लड़के के जेब में जो भी पैसे थे आराधना जी के हाथों में पकड़ा देता है। आराधना जी रोते हुए मुट्ठी बांध लेती है। प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिए इन्हें ले जाने में। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आराधना जी हाथ जोड़कर उस लड़के को धन्यवाद कहती है। भैया आप थोड़ी देर यहीं पर खड़े रहिए, हम दर्शन करके नीचे आते हैं। धानी पूजा की थाली लेकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लग जाती है। ये मंदिर सुबह के समय इतना खाली क्यों है? और पुजारी जी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। किनसे कहे भोग लगाने के लिए? धानी मंदिर में जाकर इधर उधर नज़र घुमाती है, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे कुछ लोगों की झुंड एक तरफ आते हुए दिखाई देती है। 2-3 लोग अरविंद जी को गोद में उठाकर बाहर ले जा रहे थे। दूर होने की वजह से धानी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे सब मंदिर के प्रांगण की तरफ आ रहे थे, धानी को सबका चेहरा स्पष्ट होता दिख रहा था। जैसे ही गोद में लेटे हुए अरविंद जी को देखती है, उसके हाथों से पूजा का थाली छूट जाता है। पापा जी, इतनी तेज बोलती है कि सबकी नज़र उसकी तरफ चली जाती है और वो तेजी से अरविंद जी की तरफ दौड़ती है। धानी को देखकर आराधना जी की जान में जान आती है। पापा जी, पापा जी क्या हुआ आपको? मम्मी जी ने क्या हुआ है? ये कैसे ऐसे लेटे हुए हैं? धानी धानी तुम्हारे पापा जी। आराधना जी के गले से आवाज भी नहीं निकलती है। आप जानती हैं इन्हें? वो डॉक्टर सामने आते हुए बोलता है। हाँ हाँ, ये हमारे पापा जी है। मतलब ससुर जी है। वो लड़का धानी को ऊपर से नीचे तक देखता है। महंगी साड़ी, महंगे गहने धानी के शरीर पर मौजूद थे। आपको देखकर तो नहीं लगता है कि आप गरीब हैं? फिर आपने अपने सास ससुर को सड़क पर मरने के लिए क्यों छोड़ दिया है? आप जैसी लड़की की वजह से ही हर किसी का घर बर्बाद हो जाता है। शर्म नहीं आप आई आपको सास ससुर को इतनी तकलीफ देते हुए, घर से बाहर निकालते हुए? हाँ हाँ हाँ, हमें माफ़ कर दीजिए। इन्हें हमारे गाड़ी में लेकर चलिए। आप इनका इलाज करवाएंगी या कहीं फेंक देंगी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम करवाएंगे ना इनका इलाज, ले चलिए। सब अरविंद जी को लेकर नीचे उतरते हैं। धानी उन्हें अपने गाड़ी के पास लेकर जाती है। मर्सिडीज देखकर लड़के की भौं चढ़ जाती है। पता नहीं कैसा जमाना आ गया है, खुद मर्सिडीज में घूम रही है और सास ससुर को पैसे पैसे के लिए तरसा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, हम आपका ऐसा ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। चलिए भैया, धानी ड्राइवर को कहती है। मैडम वो सर ने इन लोगों को
क्या इन लोगों को? वो सर ने इन लोगों को गाड़ी में बिठाने से मना किया है। ड्राइवर अपनी मजबूरी बताता है। चुपचाप गाड़ी चलाइए, नहीं तो आपके सर के साथ-साथ आपको भी घर से बाहर कर देंगे। जी, जी, जी मैडम, चलिए, चलिए, जल्दी चलिए। आधे घंटे बाद वो लोग अस्पताल में मौजूद थे, जहाँ पर अरविंद जी का इलाज चलता था। आराधना जी वहीं लेकर आई थी। आनन-फानन में उन्हें आईसीयू में ले लिया गया था। अरविंद जी की क्रिटिकल हालत देखकर डॉक्टर भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं? डॉक्टर साहब जैसे ही बाहर निकलते आराधना जी उससे पूछती है, मिसेस सक्सेना, ये कैसी लापरवाही है आपकी? आपने उनका दवाई बंद कर दिया था? नहीं, वो हाँ, हाँ, दवाई खत्म। तो मेडिकल स्टोर में दवाई खत्म हो गई थी? आपको पता है ना इनको हार्ट प्रॉब्लम है, दवाई के बिना ये एक दिन में ही रह सकते हैं। किस बात का इतना स्ट्रेस ले लिया इन्होंने, और ऊपर से दवाई लेना भी बंद कर दिया। बहुत ही क्रिटिकल हालत हो गई है। आप लोगों से ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर आराधना जी को ही सुनाता है। डॉक्टर साहब, उन्हें बचा लीजिए, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। आराधना जी हाथ जोड़ते हुए बोलती है, आगे से गलती करने का आपको मौका मिलेगा तब तो। वो ठीक तो हो जाएंगे ना? कुछ नहीं कह सकते हैं। इमीडिएटली उनका ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। आप लोग पेपर वर्क पूरा कर लीजिए, तब तक हम अरेंजमेंट करते हैं। टाइम भी सही है, रात से भूखे होंगे ना? जी, जी डॉक्टर साहब। सुबह के टाइम ऑपरेशन सही होगा। नर्स ओटी तैयार करो। डॉक्टर साहब, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए मिसेस सक्सेना, हम कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। हम भी इंसान हैं, भगवान नहीं। प्लीज एक्सक्यूज मी। डॉक्टर अपनी बात कहकर चला जाता है। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, पापा जी ठीक हो जाएंगे। ये लीजिए, ये पेपर साइन कर दीजिए। नर्स कुछ देर बाद पेपर लेकर आती है। और मैम, रिसेप्शन पर पैसा भी जमा कर दीजिए, ताकि हम ऑपरेशन स्टार्ट कर सकें। इन करके रिसेप्शन पर अमाउंट पे कर दीजिए। नर्स अपनी बात कहकर चली जाती है। पैसे के नाम पर धानी और आराधना जी एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। धानी, ऑपरेशन रोक देते हैं, इन्हें सरकारी अस्पताल में लेकर चलते हैं। ये क्या कह रही है मम्मी जी आप? धानी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। नहीं तो रुको, हमें तो इसका ध्यान ही नहीं रहा। आराधना जी अपने गले में लटकते हुए मंगलसूत्र को देखती है। तुम यहाँ बैठो, मैं इसे बेच कर लाती हूँ। मम्मी जी! आराधना जी की बात सुनकर धानी तरफ उठती है। मम्मी जी आप यहाँ पर बैठे, मैं हूँ ना, मैं देखती हूँ। आप ये पेपर साइन कर दीजिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, हमको कुछ समझ नहीं आएगा। हम पैसा भर कर आते हैं। लेकिन धानी, तुम कहाँ से इतना पैसा भरोगी? इससे। धानी अपने पर्स में से कार्ड निकालते हुए बोलती है। इस प्लेटिनम के कार्ड पर नीरज का नाम दूर से ही झलक रहा था। ये तो नीरज का कार्ड है। हाँ, उन्होंने ही हमें उपयोग करने के लिए दिया था। हाँ, तो तुम हॉस्पिटल का बिल कैसे भरोगी? चिंता मत करिए मम्मी जी, हमें इसका नंबर याद है। धानी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, कि मैं ये कह रही हूँ कि इसके पैसे से तुम ये सब कैसे करोगे? उसे बहुत गुस्सा आएगा, वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हम तुम यहाँ बैठो, हम ये बेच कर आते हैं। आराधना जी फिर से उठकर खड़ी हो जाती है। बस कीजिए मम्मी जी, हो गया आप लोगों का बहुत तमाशा। एक तो वो पागल है, और आप सब भी हमें पागल ही नजर आ रहे हैं। वो गलतफहमी में जीते हैं और आप लोग उन्हें जीने देते हैं। और बेटी की कमाई से बाप का इलाज नहीं होगा तो किससे होगा? धानी गुस्से में बोलती है। धानी, वो नाराज हो जाएगा। हम देख लेंगे वो क्या होंगे नहीं होंगे। आप यहाँ शांति से बैठिए, बहुत मनमानी कर लिया आप लोगों ने।
धानी को इतना हक से बोलते हुए देखकर आराधना जी के फिर से आंसू झरने लग जाते हैं। रोते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह धानी से करने लग जाती है। धानी, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? हम इनके बिना नहीं जी पाएंगे। धानी के भी आंखों से आंसू झरने लग जाते हैं। आराधना जी के सामने उसने अपने अस्त्र को रखे थे। हाँ मम्मी जी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अपने बेटे को ऐसे गलतफहमी में छोड़कर नहीं जा सकते हैं। उन्हें अपना दोषी बनाकर नहीं जा सकते हैं। आप बैठिए, हम पैसे भर कर आते हैं। धानी उन्हें कुर्सी पर बिठाकर नीचे से रिसेप्शन पर चली जाती है। जी मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? वो वो हमें पापा जी का पैसा। सॉरी, पेशेंट का नाम बताइए। अरविंद सक्सेना। एक सेकेंड, मैं चेक करती हूँ। यस मैम, उनकी सर्जरी की कॉस्ट 20 लाख है और बाकी आईसीयू सबके चार्जेस डिस्चार्ज के समय इंक्लूड होगा। आप कैसे पेमेंट करेंगी, कार्ड, कैश या ऑनलाइन? हम हमारे पास तो ये है। धानी पहली बार किसी से बात कर रही थी तो उसे अंदर से घबराहट हो रही थी। जी मैम, इसकी कितनी लिमिट है? जी हम कुछ समझे नहीं। आपको कार्ड का पिन याद है? यह किसी और का है ये? नहीं नहीं, ये हमारे पति का है। देखिए, इन पर नीरज नाम लिखा हुआ है। सॉरी मैम, आपको इस तरह से देखकर मुझे लगा पता नहीं किसका कार्ड है। रिसेप्शन उसके हाथ से कार्ड लेकर स्वाइप मशीन में फंसा देती है। मैम, मैंने 5 लाख का अमाउंट भर दिया है, आप पिन डायल कर दीजिए। रिसेप्शनिस्ट उसकी तरफ स्वाइप मशीन बढ़ा देती है। धानी मशीन में हाथ में मशीन लेकर नंबर को याद करती है। 1496। धानी याद करते हुए मशीन पर नंबर दबाती है। तुरंत ही पेमेंट साइन हो जाता है और कागज़ बाहर निकल जाता है। मैम, 5 लाख तो हो गया, अब मैं दोबारा अमाउंट भर देती हूँ। रिसेप्शनिस्ट दोबारा अमाउंट भरकर मशीन उसकी तरफ बढ़ा देती है। धानी दोबारा नंबर दबा देती है। धानी इधर पेमेंट कर रही थी, उधर गाड़ी में बैठा हुआ नीरज का मोबाइल बज रहा था। एक बार मैसेज का ट्यून बजता है तो वो इग्नोर कर देता है। दोबारा फिर से बजता है। नीरज मोबाइल पर एक नज़र देखता है जहाँ पर 5 लाख कटने का मैसेज आया था। नीरज तुरंत ही मोबाइल उठा लेता है। मैसेज खोलकर देखता है तो ऐसे ऐसे 2 मैसेज थे। इस अकाउंट नंबर का तो कार्ड धानी के पास था। नीरज मैसेज खोलकर देखता है तो हॉस्पिटल के नाम से पेमेंट थी। हॉस्पिटल का नाम देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो झट से धानी को फ़ोन मिलाता है। नीरज का नंबर से आते हुए कॉल को देखकर धानी फ़ोन काट देती है गुस्से से। वो दोबारा कॉल करता है। क्या है, क्यों फ़ोन कर रहे हैं हमें? कहाँ हो तुम अभी? क्या करेंगे आप जानकर? धानी, बकवास बंद करो और बताओ कहाँ हो। नहीं बताएंगे। धानी को डर लग रहा था कहीं नीरज इलाज ना रोक दे आकर। तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो, सीधे सीधे बताओ। ठीक तो हो तुम? आपको आपको कैसे पता चला कि हम अस्पताल में हैं? और हम ठीक है तभी तो फ़ोन उठाकर बात कर रहे हैं। ठीक हो तो हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? बस बस ऐसे ही आए थे। हॉस्पिटल भी कोई घूमने की जगह है जो तुम ऐसे ही पहुंच गई? और ये इतने पैसे तुम्हारे अकाउंट से क्यों कट रहे हैं? क्या छुपा रही हो मुझसे? धानी हैरानी से कार्ड को देखती है। आपको पता लग गया हमने पैसे का उपयोग किया है? हाँ डफर, मेरा कार्ड है, यूज करोगी तो मुझे पता नहीं लगेगा। बताओ हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? क्या करेंगे आप जानकर? हम हॉस्पिटल क्या करने आए हैं? बता रही हो कि नहीं? ठीक है तो सुनिए, पापा जी को हार्ट अटैक आया है। उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। क्या? नीरज झटके से गाड़ी रोक देता है। तुमने तुमने मुझे क्यों नहीं बताया?
क्यों बताए आपको? आपको इसलिए बताए ताकि आप यहाँ का इलाज रोक दें? पागल हो तुम? मैं ऐसा क्यों करूँगा? ये तो आप खुद से पूछिए ना। आज आपकी वजह से पापा जी की ऐसी हालत हो गई है। अगर आप पापा जी को कुछ हो गया ना, तो हम ज़िंदगी भर आपको शक्ल नहीं दिखाएँगे। भूल जाइएगा कोई धानी भी है। गुस्से से बोलते हुए धानी फ़ोन काट देती है। नीरज कुछ पल फ़ोन को देखता है, आँखें बंद करके सर स्टीयरिंग पर टिका लेता है। मैम लीजिए, पिन डायल कीजिए। रिसेप्शनिस्ट फिर से अमाउंट भरकर धानी की तरफ बढ़ाती है। धानी इस बार पिन दबाती है और ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाता है। मैम, शायद कार्ड का लिमिट 10 लाख ही था। आपके पास कोई दूसरा कार्ड है? नहीं, हमारे पास तो यही था। आप इलाज की शुरुआत कीजिए ना, हम बंदोबस्त करते हैं। ओके मैम, शाम तक आप पेमेंट कर दीजिएगा। जी, धन्यवाद। ये यहाँ पर खाना पानी सब कहाँ मिलता है? मैम, उधर कैंटीन है। जी। धानी को दूर दूर तक कैंटीन नहीं दिखाई दे रहा था। नहीं नहीं, हम उधर जाएंगे तो खो जाएंगे। बहुत बड़ा अस्पताल है, सब कमरा एक ही जैसा है। लेकिन मम्मी जी का रोते रोते गला सूख गया होगा। अब हम क्या करें, किससे मदद लें? बोलते बोलते धानी का ध्यान अपने हाथ में पकड़े हुए फ़ोन पर जाता है। शरद भैया, हम शरद भैया चाचा जी सबको फ़ोन कर देते हैं। हेलो। हेलो, हाँ भाभी। बड़ी माँ बड़े पापा का कुछ खबर नहीं लगा है। मैं अभी पुलिस स्टेशन ही जा रहा हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। शरद भैया हमारी बात सुनिए, रुकिए। क्या हुआ भाभी? शरद भैया, मम्मी जी पापा जी का हमें पता लग गया, वो मिल गए हमें। हम उन्हें अस्पताल लेकर आए हैं। हॉस्पिटल? लेकिन क्यों? पापा जी की तबीयत बहुत खराब है, उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। भाभी, आप इस वक्त कौन से अस्पताल में हैं? पता नहीं भैया, लेकिन पापा जी का इलाज यहीं पर चलता था। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। वो भैया पैसे। मैं आता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू गॉड। सर्च फ़ोन रखकर हॉस्पिटल में निकल जाता है। सब टेंशन से कॉरिडोर में टहल रहे थे। अरविंद जी का ऑपरेशन चल रहा था। नीरज वहाँ पर पहुँचता है। नीरज की नज़र आराधना जी पर चली जाती है। वही गेरुआ रंग की साड़ी थी। ऐसी ही हालत उसने सपने में देखी थी। क्या करने आए हो यहाँ पर? जाओ यहाँ से अभी के अभी। गोविंद जी उसे देखकर गुस्से में बोलते हैं। कर लिया ना मन की इच्छा पूरी? पहुँचा दिया ना भैया को मौत के मुँह में? अब जाओ, सुकून से सांस लो, मनाओ खुशी। पापा, शांत हो जाइए। किससे कह रहे हैं आप? इन्हें किसी चीज़ की कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बस अपना ईगो लेकर खुश रहते हैं। चिंता मत कीजिए, जो भी बड़े पापा के इलाज में पैसा लगेगा, मैं कमा कर चुका दूंगा। शरद भी नाराज़गी के साथ बोलता है। धानी उसका चेहरा देखकर मुंह फेर लेती है। वो बैठी हुई आराधना जी को संभाल रही थी। नीरज सबको एक नज़र देखता है और वापस चला जाता है। करीब 3 घंटे तक ऑपरेशन चलता है। सर्जन अपनी टीम के साथ बाहर आते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे हैं अब भैया? कॉन्ग्रेचुलेसन, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब वो खतरे से बाहर है। 24 घंटे बाद उन्हें होश आ जाएगा। लेकिन प्लीज़ उन्हें स्ट्रेस के माहौल से दूर रखिएगा। और हाँ, उनके खान पान पर ध्यान रखिएगा। खाने पीने की लापरवाही की वजह से उनका ये हालत हुआ है। जी जी डॉक्टर साहब, हम सब ध्यान रखेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, इनकी जान बचाने के लिए। हम आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। आराधना जी हाथ जोड़ते हुए बोलती हैं। हम इन्हें देख सकते हैं? नहीं, अभी नहीं, शाम को आप लोग देख लीजिएगा। जी, थैंक यू डॉक्टर। दूर कोने में खड़ा नीरज सारी बातें सुन रहा था और फिर से उल्टे पैर वापस चला जाता है। आज उसके सीने से भार उतरता हुआ महसूस हो रहा था। मम्मी जी, थोड़ा सा तो कुछ खा लीजिए। नहीं धानी, जब तक इनको होश नहीं आ जाएगा हम कुछ नहीं खाएंगे।
धानी आराधना जी के साथ जिद कर रही थी और आराधना जी उसे मना कर रही थी। फिर से ये धानी सबको ढूंढ कर ले आई और इसका मम्मी जी पापा जी चालू हो गया। नहीं, अब इन लोगों को मैं घर में नहीं रहने दूंगी। क्या करूं, अब तो ये नीरज भी मेरी बात नहीं सुनेगा। औलाद तो इन्हीं लोगों का है, ऐसी हालत में तो बाहर करेगा नहीं। मुझे कुछ करना होगा। भावना जी ऐसे सबको देखकर फिर से जल रही थी। रात को शरद और आराधना जी अस्पताल में रुकते हैं, बाकी सबको घर भेज देता है। धानी भी अब खुशी खुशी घर वापस आ गई थी। वैसे भी अस्पताल में अब क्या ही काम, सारा काम तो डॉक्टर और नर्स ही करते थे। शरद को याद आता है, धानी ने पैसे भरने के लिए कहा था। बड़ी माँ आप बैठिए, मैं आता हूँ। शरद रिसेप्शन पर पहुँचता है। एक्सक्यूज़ मी जी, अरविंद सक्सेना, जिनका आज ऑपरेशन हुआ है। पेमेंट बाकी होगा, आप बता दीजिए कितना है। सर उनका तो पेमेंट हो चुका है, रिसेप्शनिस्ट कंप्यूटर देखते हुए बोलती है। नहीं, भाभी ने सुबह 10 लाख दिया था और 10 लाख बाकी था। यस सर, सुबह में 10 लाख का पेमेंट हुआ था, उसके बाद 4-5 घंटे के बाद बाकी बचे हुए पेमेंट हुए हैं। बाकी किसने किया है? गोविंद सक्सेना के नाम से हुआ है? नहीं सर, सारे पेमेंट नीरज सक्सेना ने किया है। व्हाट? हाँ, यहाँ तो यही दिखाई दे रहा है। आर यू श्योर? यस सर, कार्ड के पेमेंट हुआ है और उनका नाम से है। भाई भाई क्या है, आप चाहते क्या है, करते क्या है, आपको कुछ समझ नहीं आता है। थैंक यू सो मच मैम। अगले दिन धानी सबका खाना पीना बनाकर हॉस्पिटल पहुंचती है। अरविंद जी को भी होश आने का समय हो गया था। मम्मी जी थोड़ा सा तो चाय पी लीजिए। नहीं धानी, एक बार इन्हें उठकर बोलते हुए देख लूँ ना तो मैं सब कुछ खा पी लूँगी। पेशेंट को होश आ गया है, आप लोग एक एक करके मिल सकते हैं। और प्लीज़ 2 मिनट से ज़्यादा कोई नहीं रुकिएगा, इन्फेक्शन का खतरा है। नर्स बाहर आकर बताती है। सब भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं देख कर आती हूँ इन्हें। आराधना जी आईसीयू के अंदर जाती है। अरविंद जी कितने मशीनों के बीच घिरे हुए थे, अपनी आँख खोलकर पलक झपकाए हुए देख रहे थे। आराधना जी को देखकर उनके मलिन चेहरे पर हल्की सी हंसी आ जाती है। कैसे हैं आप? ठीक। जान निकाल दिया था आपने, लेकिन तुमने मेरी जान जाने नहीं दिया ना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बहुत परेशान। कुछ भी परेशान नहीं किया है, कम बोलिए, डॉक्टर ने आपको कम बात करने के लिए कहा है। आराधना मैं यहाँ कैसे, तुम कैसे? मत सोचिए इतना, और हमने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है आपकी बेटी ने किया है। धानी? हाँ, उसे ही भगवान बनाकर भेजा था हमारे लिए, नहीं तो हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। कहाँ कहाँ? बाहर है, मैं जाती हूँ और उसे भेजती हूँ। अरविंद जी पल के झपका देते हैं। अब उन्हें बोलने की एनर्जी नहीं थी। आराधना जी उठकर चली जाती हैं क्योंकि सबको मिलने का मन था। हम देखा है पापा जी को? हाँ भाभी, आप चाहिए। धानी गेट खोलते हुए अंदर आ जाती है। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं जल्द ही नए भाग के साथ। कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ यार, सब्सक्राइब तो कर दीजिए। थैंक यू।